नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मित्तल। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो आपने लॉकडाउन के दिनों में एक बार तो अवश्य ही कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, या फिर जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो इस विषय को डेली सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। और वो विषय क्या है? डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आज हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या था, ये क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था और ये काम कैसे करता है। और हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानेंगे जो इन लॉकडाउन के दिनों में भी काफी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी डेली यूज में या फिर जानकारी होना उनका काफी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले ये अधिनियम बनाया गया था 2005 में, तभी इसका नाम पड़ा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब ये जो अधिनियम बनाया गया था इसके पीछे हमारी जो सरकार थी उसका मकसद था जो देश या देश के किसी हिस्से में कोई आपदा यानी कि कोई आपदा आती है उससे कैसे निपटे, उससे निपटने के लिए क्या प्लानिंग बनाई, क्या योजनाएं बनाई, उससे निपटने के लिए जो प्लानिंग बनाई जाएंगी, योजनाएं बनाई जाएंगी, उसके लिए ये बनाया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। अब इसको समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि आपदा क्या होती है। आपदा तो हमें जानने की जरूरत है कि आपदा होती क्या है। आपदा कोई ऐसी घटना होती है जो मानव जीवन को काफी भारी हानि पहुंचाती है, जिससे मानव जीवन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जो हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और हमारी संपत्ति भी उससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो ऐसी घटना जो मनुष्य के जीवन या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए काफी बड़े स्तर पर, काफी बड़े लेवल पर, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा। अब आपदा को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मानवीय आपदा और दूसरी होती है प्राकृतिक आपदा। अब जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मानवीय आपदा वे घटनाएं जो मनुष्य के किसी व्यवहार की वजह से उत्पन्न हो या मनुष्य की वजह से जो घटनाएं उत्पन्न हो जो हमारे जीवन या हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए या हानि पहुंचाए, वो आपदा आएगी मानवीय आपदा के अंडर में। जैसे कि अभी आप फिलहाल जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, इसी का एग्जांपल ले लीजिए। अधिकतर देशों का मानना है कि ये जो कोरोना वायरस फैला इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, जो कि लैब में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसके लीक होने की वजह से हुई थी, या जो भी कारण हुआ ये किसकी वजह से फैला? मनुष्य की वजह से। तो ये जो मनुष्य की वजह से कोरोना फैला तो किस आपदा के अंडर में आएगा? मानवीय आपदा। और प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? वो घटनाएं जो किसी प्राकृतिक कारण से घटित होती हैं, जैसे कि बाढ़ का आना। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा पश्चिम बंगाल साइड एक तूफान, अम्फान नाम का तूफान, साइक्लोन चक्रवात देखा गया था, जो कैसी घटना थी? प्राकृतिक घटना थी, जिससे काफी बड़े स्तर पर मानव जीवन को और हमारी संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा था। तो कैसी आपदा थी? प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा या आपदा का मोटे तौर पर हम मतलब समझे तो वो घटनाएं जो मनुष्य जीवन या फिर हमारे पर्यावरण या फिर मनुष्य की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाए, वो सभी घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? आपदा के अंतर्गत। अब ये जो अधिनियम बनाया गया था, ये अधिनियम जो आपदा आती है हमारे देश या देश के किसी हिस्से पर, उससे निपटने के लिए बनाया गया था। और ये नहीं है कि 2005 में ही बनाया गया था, इससे पहले इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। काफी लंबे समय से सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही थी, काफी कमेटी बनाई गई, विचार विमर्श किया गया, काफी ड्राफ्ट बने, लेकिन लास्ट में जाकर 2005 में यह अधिनियम पारित हुआ। और इसके पारित होने के पीछे भी एक घटना है। 2004 में जो भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर, उसमें सुनामी आई थी।
2004 में भारत के दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर में उसमें सुनामी आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक ऐसे अधिनियम को बनाना जरूरी समझा जो भविष्य में कोई ऐसी आपदा है उससे निपटने के लिए जरूरी हो। तो 2004 से इस अधिनियम का ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ और ये सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। जो बिल था, आपदा प्रबंधन का जो बिल था, वो सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। आपको पता होगा किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए जरूरी होता है कि वो दोनों सदन से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए और उस पर प्रेसिडेंट की सहमति भी होनी चाहिए। तो ये जो बिल था ये सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया और ये राज्यसभा से 28 नवंबर 2005 को पास हुआ। यानी कि राज्यसभा ने इस बिल पर, जो आपदा प्रबंधन बिल था, उस पर अपनी सहमति कब दी? 28 नवंबर 2005 को। अब एक सदन से जब कोई बिल पास होता है तो उसका दूसरा चरण क्या होता है कि वो दूसरे सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या पेश किया जाएगा। तो दूसरा सदन यानी कि लोकसभा। तो इसके बाद इस बिल पर चर्चा करने के लिए, आपदा प्रबंधन जो बिल था उस पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में इसे पेश किया गया और लोकसभा से इसे मंजूरी कब मिली? 22 दिसंबर 2005 को। अब अंतिम चरण क्या बचता है? दोनों सदन से अनुमति मिलने के बाद या पास होने के बाद लास्ट स्टेज क्या बचती है? राष्ट्रपति की सहमति। क्योंकि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होना बड़ा जरूरी होता है। तो लास्ट चरण होता है राष्ट्रपति की सहमति। दोनों हाउस से पास होने के बाद इसको राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया और राष्ट्रपति ने अपनी सहमति इस पर कब दी? यानी कि प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति हमें मिली जनवरी 2006 में। यानी कि जनवरी 2006 में राष्ट्रपति ने इस बिल पर अपनी सहमति दी और दोनों सदन और प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद ये बिल क्या बन गया? एक्ट, अधिनियम। और इसे 2005 नाम दिया है क्योंकि सबसे पहले राज्यसभा में 2005 में पास हुआ था। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इसका। अब हम जानते हैं कि इस अधिनियम में क्या कहा गया है, कैसे प्लानिंग बनाई गई है गवर्नमेंट कि वो कोई आपदा अगर देश में आए तो उसे कैसे निपटेगी। तो किसी आपदा से निपटने के लिए इस अधिनियम के तहत 3 लेवल पर कमेटी या फिर संस्था या फिर सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं कि यदि देश या देश के किसी हिस्से में कोई आपदा आ जाती है तो सरकार उसे 3 लेवल पर निपटेगी। जो सबसे पहला लेवल था, यानी कि इस एक्ट में कहा गया कि सरकार को आपदा से निपटने के लिए 3 लेवल पर विभाजित किया गया। जो सबसे ऊपर था वो क्या था? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये जो अथॉरिटी बनाई गई, ये अगर कोई डिसास्टर आता है, कोई आपदा आती है देश या देश के किसी हिस्से पर, तो जो प्लानिंग बनाएगी वो नेशनल लेवल पर बनाएगी। फिर इसके नीचे बनाई गई स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किस लेवल पर? स्टेट लेवल पर, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और जो सबसे निचले लेवल पर जो अथॉरिटी बनाई गई वो थी डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये थी जिला स्तरीय।
3 लेवल पर अथॉरिटी बनाई गई। और ये जो अधिनियम था इसमें कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। यानी कि ये जो अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है और इसका कार्य कैसा होता है, और इसमें जो मेंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम कुछ बातें जानेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। ये जो प्राधिकरण है इसके जो अथॉरिटी, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, यानी कि अध्यक्ष कौन होंगे इसके अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इस जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके चेयरपर्सन होंगे हमारे प्रधानमंत्री। अब ये जो प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये बनाया गया था जो राष्ट्र यानी कि नेशनल लेवल पर प्लानिंग बनाने के लिए, और इसके चेयरपर्सन बनाए गए प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, इसमें टोटल मेंबर यानी कि कुल सदस्य कितने होंगे, टोटल मेंबर होते हैं 9, जिसमें है ना प्राइम मिनिस्टर जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो शामिल नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री को भी शामिल करें तो टोटल मेंबर यानी कि कुल सदस्य कितने हो जाएंगे 10। अब जो 9 मेंबर हैं इनका चुनाव कैसे होगा, इनका चुनाव ये पीएम द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि इनको नॉमिनेटेड कौन करेगा, पीएम हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। अब इसकी जो खामी मुझे महसूस होती है वो ये है कि इन सदस्यों के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई, यानी कि प्रधानमंत्री चाहे उन्हें मेंबर घोषित कर सकता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोई छोटी मोटी संस्था या फिर कमेटी तो है नहीं जिसमें हम किसी को भी शामिल कर लें। तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी होनी थी मेंबर्स के लिए कि एज लिमिट इतनी हो, ये क्वालिफिकेशन हो, इस महकमे का वो मंत्री हो या फिर उसको आपदा से लड़ने का कोई पहले से एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। लेकिन ऐसा कोई भी रूल या कोई भी अधिनियम नहीं दिया गया। ये केवल पीएम की मर्जी से नॉमिनेटेड होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है 5 साल, यानी कि कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर से इन मेंबर्स की सदस्य की नियुक्ति होती है। अब हम जानेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके कार्य क्या है, कि क्या क्या कार्य है जो ये करती है या इसको मिले हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कार्य है, जब भी देश के किसी हिस्से में कोई आपदा आएगी तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो उस आपदा से निपटने के लिए या फिर जिन लोगों को उस आपदा की वजह से कोई हानि या स्थिति पहुंचती है उनका भुगतान करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसी, कुछ प्लान या कुछ योजनाएं बनाती है। और जो योजनाएं बनाती है उनके अंतर्गत जो और मिनिस्ट्री हैं जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री या जो भी जितनी मिनिस्ट्री है हमारे देश भर में राष्ट्रीय लेवल पर, वो जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं एनडीएमए के द्वारा, उसी के अंतर्गत अपने प्रोग्राम बनाती है। यानी कि जो भी मिनिस्ट्री है जितनी भी, वो सभी एनडीएमए के द्वारा दिए गए निर्देशों के ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी योजनाएं बनाएंगी। और जो योजनाएं बनाएंगे फिर मिनिस्ट्री, जैसे कि अभी शिक्षा का ही ले लीजिए, सरकार ने कह दिया कि स्कूल और कॉलेज इतने दिनों तक बंद रहेंगे, तब तक
शिक्षा मंत्रालय को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी ताकि लोगों को या विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उसको हानि ना पहुंचे, यानी कि वो पीछे न रह जाए। तो इसके लिए फिर हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसने डिसीजन लिया कि वो ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अब जो भी यह हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी, लोगों को स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ स्कीम्स देगी, कुछ छूटें मुहैया कराई जाएंगी, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाए। अब ये जो मिनिस्ट्री या फिर जो मंत्रालय एनडीएमए की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, उनको मंजूरी के लिए कहां पेश करेंगे, एनडीएमए, यानी कि प्लान बना लिया। अब वो एनडीएमए से उस पर मंजूरी लेंगे कि हम इस आपदा से निपटने के लिए ये प्लान या फिर ये रूल पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं, तो हमें मंजूरी दो। अब एनडीएमए क्या करेगी, जो मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय ने जो भी गाइडलाइंस प्लान बनाए उस पर विचार विमर्श करेगी, देखेगी कि ये जो आम जनता के लिए सही है, इससे आपदा और अधिक फैलेगी नहीं या और विनाशकारी रूप नहीं लेगी। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर एनडीएमए इस पर अपनी मंजूरी देगा और ये देश भर में लागू होंगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य एनडीएमए का यही होता है। अब और भी कार्य हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस है उससे और दूसरे देश भी काफी अफेक्टेड हैं, काफी प्रभावित हैं, तो एनडीएमए ही विचार करेगी कि किस देश को कितनी सहायता देनी है। ये काम एनडीएमए का होगा कि किस देश को कितनी सहायता पहुंचाई जाए, कौन सी दवाई पहुंचाई जाए या कितनी आर्थिक सहायता दी जाए, ये फैसले एनडीएमए लेगी। और इसके अध्यक्ष आपको पता है कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी। अब एनडीएमए क्या होती है, ये ऐसा नहीं होता कि जब कोई आपदा आती तभी ये अधिनियम पारित होता है। ये अधिनियम वैसे भी काम करता रहता अपना, यानी कि साल भर अपनी रिपोर्ट तैयार करता रहता है ताकि अगर भविष्य में कोई आपदा आए तो उससे भी हम आने से पहले अच्छी तरह से निपट सके। तो साल भर इसकी मीटिंग होती रहती है और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग को आयोजित करवाते हैं और उसमें पूरे साल का प्लान बताते हैं, जिसको बाद में सरकार के सामने पेश किया जाता है कि हमारा इस साल भर का प्लान ये है। तो ये ज्यादातर यही काम होते हैं एनडीएमए के। या फिर जो आपदाई है उसको फैलने से रोकने के लिए कुछ कानून कायदे बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है एनडीएमए का। अब हम जानेंगे कि एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें चेयरपर्सन कौन होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे एसडीएमए के बारे में, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये अथॉरिटी राज्य लेवल पर काम करेगी। जो काम एनडीएमए के जो काम यानी कि जो फंक्शन उसके नेशनल लेवल पर थे, सेम वही फंक्शन एसडीएमए के स्टेट लेवल पर होंगे, यानी कि स्टेट लेवल पर काम करेंगे। अब इसके जो चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, हमारे सीएम अध्यक्ष। कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होंगे, वो इसके होंगे अध्यक्ष। अब इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल सदस्य कितने होंगे, इसमें कुल सदस्य होंगे 8, और अगर हम सीएम को भी इसमें इंक्लूड करें तो सदस्य हो जाएंगे 9, यानी कि ये जो 8 सदस्य हैं ये सीएम को हटाकर हैं। अब सेम वही जो इन 8 सदस्यों का चयन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। और ठीक जिस प्रकार एनडीएमए में सदस्यों की क्वालिफिकेशन यानी कि उनकी नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई थी, ठीक उसी प्रकार एसडीएमए में भी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई कि कौन सा सदस्य एसडीएमए का मेंबर बनने के एलिजिबल है। अब जो एसडीएमए का काम है वो वही है कि ये किसी आपदा से निपटने के लिए, यानी कि अगर किसी स्टेट में कोई आपदा आई है तो कौन एक्टिव होगी उस स्टेट की, एसडीएमए। और वो क्या करेगी,
अपनी स्टेट में जो आपदा है उससे निपटने के लिए गाइडलाइंस इशू करेगी, जिस गाइडलाइंस को फिर कौन फॉलो करेगा? डीडीएमए। अब जो गाइडलाइंस होंगी उसमें पॉलिसी होंगी, उसमें क्या होगा कि हम जो आपदा आई है या फिर भविष्य में किसी आपदा से कैसे निपटे, उसके लिए प्लानिंग होगी कि कोई रूल बनाया जाए, या फिर अगर देश में अभी फिलहाल कोई आपदा है तो उसको फैलने से कैसे रोका जाए या उससे कैसे निपटा जाए। इसी का काम होता है कि यदि किसी व्यक्ति को उस आपदा से कोई हानि पहुंचती है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, यानी कि गाइडलाइंस इशू करना, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सभी काम किसके हैं? एसडीएमए के। और ये क्यों किए जाते हैं? ताकि देश में यदि कोई आपदा है या फिर भविष्य में आने की आशंका है तो उससे निपटने के लिए। अब हम जानेंगे कि डीडीएमए क्या होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो इसका फंक्शन है सेम वही है जो एनडीएमए का था। अब हम जानेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अथॉरिटी बनाई गई है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके फंक्शन क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है। जो डीडीएमए है इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? वो जिला अध्यक्ष, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। ये क्यों? इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष। अब ठीक उसी प्रकार इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? 7। जो डीसी को यानी कि चेयरपर्सन को हटा के हमने देखा था एनडीएमए में कितने सदस्य थे? 9 प्लस पीएम। एसडीएमए में कितने थे? 8 प्लस सीएम। इसमें कितने हैं? 7 प्लस डीसी, डीएम या फिर डिप्टी कमिश्नर। ये है इनकी कंपोजिशन। अब इसमें एक और रूल है कि इसमें एक को चेयरपर्सन होगा। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? ये जो अथॉरिटी है डीडीएमए, ये सबसे महत्वपूर्ण अथॉरिटी है। हमने देखा एनडीएमए और एसडीएमए ज्यादातर क्या करती थी? गाइडलाइंस इशू करती थी, प्लान्स पॉलिसी बनाती थी। लेकिन जो डीडीएमए है वो प्लान पॉलिसी गाइडलाइंस तो बनाएगी, साथ साथ ये भी ध्यान रखेगी कि वो निचले स्तर यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है, प्रत्येक व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है। ये सभी देखना किसका काम होगा? डीडीएमए का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसको अच्छे से करने के लिए को चेयरपर्सन बनाया गया, और वो कौन होता था? वो व्यक्ति होता था जो जनता द्वारा चुना गया होता था, और ज्यादातर वो कौन होता था? जिला पार्षद। यानी कि को चेयरपर्सन कौन होता है? जिला पार्षद। और जिला पार्षद का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। तो ये एक नया रूल था या एक नया पद था जो डीडीएमए में देखने को मिलता था। अब डीडीएमए का मैंने बताया कि गाइडलाइंस बनाना या फिर प्लान बनाना नहीं, इसका मुख्य कार्य होता था उनको एग्जीक्यूट भी करना, इंप्लीमेंट करना। तो इसके लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या किसी राज्य की गवर्नमेंट क्या करती थी? कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट करती थी, जिनका मुख्य कार्य क्या होता था कि जो प्लान या पॉलिसी बनाएंगे डीडीएमए, एसडीएमए, एनडीएमए, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करना, ताकि लोग उनको फॉलो करें। और इसमें कौन होता था? जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो इलेक्ट होता था। किसके द्वारा? इसको इलेक्ट कौन करती थी? अब स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, या फिर इसकी जगह और किसको करते हैं? चीफ मेडिकल ऑफिसर। यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसका जो चीफ होगा उसको भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम कितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है? मैक्सिमम 2, यानी कि 2 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
अपॉइंट नहीं कर सकते, और अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और इसका भी काम वही होगा कि इसका जो डीडीएम है, इसका काम होगा कि इसका काम होगा कि इसके जिले में कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्रभावित। अब आप एग्जांपल ले लीजिए अभी का कि जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके जो हॉटस्पॉट, रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन, बफर जोन, जो ये इलाके निर्धारित किए जाते हैं, ये जो काम है किसको सौंपा गया है? डीडीएमए को। डीडीएमए निर्धारित करेगी कि उसके जिला के अंतर्गत आने वाला कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक किसी आपदा से प्रभावित है, और ये सूचना वो किसको देगी? अपने से हायर अथॉरिटी को, यानी कि एसडीएमए को, और एसडीएमए एनडीएमए को, ताकि जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है उस पर अधिक गौर किया जा सके, उस आपदा से निपटने के लिए एक सुचारू तरीके से प्लानिंग बनाई जा सके, योजना बनाई जा सके, ताकि जो आपदा है उसको फैलने से रोका जा सके, और जिन लोगों को उस आपदा की वजह से हानि पहुंची है या फिर हानि पहुंचने की आशंका है उससे बचाया जा सके। तो डीडीएमए का ये कार्य होता है। और ये ध्यान रखते हैं कि जो एसडीएमए और एनडीएमए के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करती है, यानी कि बेस बनाती है उन्हीं गाइडलाइंस का मोटे तौर पर, और उन्हीं के अंतर्गत अपनी कुछ नए रूल्स या फिर प्लानिंग लागू करती है। और इसका काम है कि जो डिसास्टर या फिर जो आपदाएं है उससे लोगों को जागरूक करवाने के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करना या फिर कोई ऐसी प्लानिंग करना ताकि लोग उसके बारे में जागरूक हो सके। ये सभी काम किसके होंगे? डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। और ये सभी किसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज इनेक्टेड की जाती हैं? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। अब हम कुछ इसकी प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। वैसे इसकी कुल धाराएं कितनी थी मैंने आपको बताया था, 79 कुल धारा है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 79, यानी कि 79। हम इसकी कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे जो वर्तमान समय को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण है और जिनकी तो इसकी कुछ प्रमुख धाराओं में से एक धारा है धारा 51। इंग्लिश में धारा को कहते हैं सेक्शन, यानी कि सेक्शन 51, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बाधा डालना। तो इस धारा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति, यानी कि धारा 51 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है जिससे कि सरकारी कर्मचारी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालेगा, उसे उसके कार्य कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डालेगा या उसे मना करेगा, तो इस व्यक्ति को क्या समझा जाएगा? अपराधी। या फिर ये व्यक्ति जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, डीसी के द्वारा इशू की गई है, उन्हें फॉलो करने से मना करता है या उन निर्देशों का पालन नहीं करता जो सरकार ने इशू किए हैं, तो भी इसे क्या समझा जाएगा? अपराधी। अब उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए पूजा स्थलों को बंद किया गया है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति निर्देशों की अवहेलना करके पूजा स्थल में पूजा करने जाता है तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। या फिर कोई सरकार ने निर्देश जारी किए कि यदि आप घर से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाकर निकले। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं बंद कमरे में वीडियो बना रहा हूं और इधर कोई और है भी नहीं। कभी मैं वीडियो अपलोड करके बाहर निकलूं और तब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और वो मुझे पकड़ने के लिए तैयार हो। तो यानी कि जो घर से बाहर निकले उसके लिए क्या जरूरी है? मास्क पहनना। अब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता और मास्क नहीं पहनता तो भी उसे क्या माना जाएगा? अपराधी। और इसके अंतर्गत क्या सजा है, क्या दंड दिया गया है कि 1 साल की जेल प्लस जुर्माना। अब जुर्माना कितना भी हो सकता है वो कौन निर्धारित करेगी? कोर्ट निर्धारित करेगा। और यदि इसकी कोई गतिविधि
व्यक्ति की कोई गतिविधि से किसी की जान को हानि पहुंचती है या किसी के जान माल की हानि होती है तो उसे 2 साल की जेल प्लस जुर्माना, ये क्या है, इसका दंड दिया गया है धारा 51 के अंतर्गत। अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा सेक्शन 52। अब इसके अंतर्गत कौन से मामले आएंगे? इसके अंतर्गत वो मामले आएंगे यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि वो जो आपदा देश में आई हुई है, देश के किसी हिस्से में आई हुई है, उससे प्रभावित है और उसके अंतर्गत आने वाले किसी लाभ का फायदा उठाता है। उदाहरण के तौर पर अब मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ है, बाढ़ आई हुई है, कोई इलाका बाढ़ से प्रभावित है और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है वहां के लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए बिस्कुट की सुविधा उपलब्ध करवाई कि जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको खाने की सामग्री में बिस्कुट दिया जाए। अब जब ये समाचार लोगों को पता चली जो इससे प्रभावित नहीं थे, जो आसपास के इलाके में रहने वाले थे, वो भी उस इलाके में पहुंचकर दावा करने लगे कि हम भी बाढ़ से प्रभावित हैं और ये बिस्कुट हमें भी दी जाए। आपको पता है ये तो भारत में एक ऐसी परंपरा ही मान लीजिए या फिर एक ऐसी स्थिति है कि लोग अगर कहीं भी सरकार की किसी भी योजना जो उनके लिए नहीं है उसका फायदा उठाने भी पहुंच जाते हैं। अब बिस्कुट के लालच में आसपास के लोग भी पहुंच गए और दावा करने लगे कि वो भी बाढ़ से प्रभावित हैं, तो सरकार ने उन्हें भी बिस्कुट दे दिया कि लो, अगर तुम भी बाढ़ से प्रभावित हो तो खाओ बिस्कुट। लेकिन बाद में पता चला जो व्यक्ति दावा कर रहे थे कि वो बाढ़ से प्रभावित हैं, वो बाढ़ से प्रभावित नहीं थे, वो झूठा दावा कर रहे थे। तो उन व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि वो हैं अपराधी, और अपराधी घोषित करते हुए उन्हें क्या दिया जाएगी, सजा। और सजा में यानी कि दंड में क्या होगा, 2 साल की जेल प्लस जुर्माना। तो वर्तमान में सरकार ने काफी ऐसी स्कीम या योजनाएं की हैं जो कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए हैं। जैसे कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो यदि आपको पता चले कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस श्रेणी यानी कि जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसकी जो कंडीशन उसको फॉलो यानी कि फुलफिल नहीं करता, यानी कि वो प्रवासी मजदूर नहीं है और वो इस सुविधा का यानी कि जो सरकार राशन उपलब्ध करवा रही है उसका लाभ उठा रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसे अपराधी मानते हुए कम से कम 2 साल की जेल और साथ ही जुर्माना होगा। तो ये क्या थी, धारा 52। जो हमारी अगली धारा है वो है धारा सेक्शन 53। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे आपदा में, जो लोग आपदा से प्रभावित हैं उनके लिए कुछ पैकेज, राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। मान लीजिए कोरोना में अब जो मजदूर हैं या फिर जो गरीब परिवार हैं उनको राशन की सुविधा या फिर कुछ कैश रुपए यानी कि नकदी कुछ रुपए भी दिए गए हैं। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी उस राशन को या फिर उन रुपए को जो पीड़ित है उस तक न पहुंचाकर स्वयं उस राशि का यूज करता है। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था बाढ़ पीड़ित में जो बिस्कुट आए थे, सरकार ने जो बिस्कुट बांटने को कहा था बाढ़ से जो पीड़ित है लोगों को, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बाढ़ पीड़ित को न बांटकर खुद ही उन बिस्कुट को खा लेता है, यानी कि उसने सोचा कि कौन देख रहा है रास्ते में, बिस्कुट खाने में अच्छे हैं, तो उसने क्या किया, बिस्कुट खोल के खाने लग गया। अब जब उसे अच्छे लगे तो उसने सोचा घर वालों के लिए भी कुछ ले चलते हैं, तो अपने प्रियजनों के लिए भी कुछ बिस्कुट ले गया। यानी कि बिस्कुट थे किसके लिए, जो बाढ़ से पीड़ित हैं लोग उनके लिए, यानी कि जो आपदा से पीड़ित हैं।
लेकिन उस कर्मचारी ने क्या किया, वो अपने और अपने प्रियजनों के यूज में ले लिए, यानी कि खुद के लिए रख लिए। तो ये जो अधिकारी था, ये जो सरकारी कर्मचारी था, इसको अपराधी माना जाएगा और इसको क्या दंड दिया जाएगा, इसे 2 साल की जेल और प्लस जुर्माना। तो यदि आप भविष्य में जाकर, मुझे पता है लगभग सभी सरकारी कर्मचारी किसी न किसी महकमे में होंगे, तो आप ऐसा न करें, आप किसी दूसरे के हिस्से का खुद अपने लिए उपयोग न करें, नहीं तो आप भी क्या होंगे, अपराधी, और आपको भी क्या होगी, 2 साल की जेल और जुर्माना। तो इससे संबंधित अगली धारा है धारा 54, जिसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई झूठी अफवाह फैलाता है, अब जैसे ये गांव देहात में काफी देखने को मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को खांसी या जुकाम भी हो जाए तो भी अफवाह उड़ने लगती है कि उसको कोरोना हो गया, और जिससे पूरे गांव में शहर में क्या हो जाता है, हड़कंप मच जाता है, आतंक का माहौल फैल जाता है, लोगों में भाव यानी कि डर के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो व्यक्ति 54 के अंतर्गत अफवाह फैलाता है किसी आपदा से रिलेटेड, यानी कि आपदा से संबंधित कोई अफवाह फैलाता है जिससे आमजन में घबराहट उत्पन्न हो या फिर दंगे फैले, तो जो व्यक्ति ऐसी अफवाह फैलाता है उस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा, अपराधी, और उसे क्या होगा, 1 साल की जेल प्लस जुर्माना। जो अगली हमारी महत्वपूर्ण धारा वो है धारा 55। ये धारा सरकारी विभागों के अपराध से संबंधित है, यानी कि सरकारी विभाग कोई व्यक्ति पर कोई अपराध करता है आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए, तो ये उसे अपराधी घोषित करेगी, यानी कि किसके लिए है, सरकारी विभागों के लिए। सरकारी विभागों के अपराधों के लिए ये धारा। और जो इसमें अगली धारा है वो कौन सी है, धारा 56। ये क्या कहती है, इस धारा के अंतर्गत अगर जिलाध्यक्ष या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा से निपटने के लिए किसी महकमे में कोई ड्यूटी दी है, यानी कि किसी अधिकारी की या किसी कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की गवर्नमेंट ने क्या की, कहीं ड्यूटी लगा दी, और ये जो कर्मचारी है ये उस आपदा से भयभीत होकर अपने कर्तव्य पालन करने से मना कर दे कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, तो इस कर्मचारी को अपराधी माना जाएगा, और इसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, या जो सजा होगी वो क्या होगी, 1 साल की जेल प्लस में जुर्माना। अब जैसे कोरोना में जो हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें काफी खतरा होता है, तो अगर वो कह दे कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे खतरे को देखते हुए, जो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ये हमारे पुलिस ऑफिसरों या अधिकारी कर्मचारियों की एक शक्ति है देश यानी कि बचाने की, हमें सुरक्षित रखने की, कोई भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पालन करने से मना कर दे तो उसे अपराधी माना जाएगा, और किसके अंतर्गत होगा, धारा 56 किसकी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। और उसे क्या दंड दिया जाएगा, क्या सजा होगी, 1 साल की जेल और जुर्माना। अब जो अगली धारा है वो कौन सी है, धारा 57। अब ये धारा क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 65, इसको समझने से पहले हम एक बार धारा 65 और देख लेते हैं कि धारा 65 क्या कहती है, क्योंकि इसमें जो अपराधी व्यक्ति होगा वो इसी के अंतर्गत होगा।
अब धारा 65 क्या कहती है? 65 सेक्शन 65 क्या कहता है राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम का कि यदि कोई जिला कार्यकारिणी समिति या फिर राज्य कार्यकारिणी समिति या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति किसी व्यक्ति से आपदा से निपटने के लिए उससे संपत्ति या फिर उसके भवन या फिर उसका वाहन की सहायता मांगती है। जैसे कि अभी कोरोना से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो किसी गांव में स्कूल थे तो जो स्कूल के प्रबंधक थे उनको आदेश दिया कि वो स्कूलों को खाली रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोरोना सेंटर में बदला जा सके। अब यदि ये जो स्कूल के प्रबंधक थे ये अगर इस रूल को, ये जो सरकार ने आदेश दिया है, इसे मानने से इनकार कर देते तो इन्हें अपराधी समझा जाता। और वो किस धारा के अंतर्गत समझा जाता? धारा 57 के अंतर्गत। यानी कि धारा 57 कहती है कि जो व्यक्ति सरकार के द्वारा जारी आदेश, यानी कि धारा 65 के अंतर्गत सरकार के द्वारा जारी आदेश को मानने से मना कर देता है, अवहेलना करता है, उसे अपराधी समझा जाएगा। तो अगर वो प्रबंधक मना कर देता तो उसे क्या समझा जाता? अपराधी। और उसे क्या होती सजा? और सजा किसके अंतर्गत होती? धारा 57 के अंतर्गत। वो क्या थी? 1 साल की जेल और जुर्माना। तो ये है धारा 57। अब जो धारा 58, 59, 60 है वो बड़ी छोटी और इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है जितनी ये धाराएं थी। हम जान लेते हैं उनको भी हल्का फुल्का कि वो है क्या। अब जो धारा 58 है वो कंपनियों के अपराध से संबंधित है। यानी कि यदि आपदा के समय कोई कंपनी आपका शोषण करती है तो आप उस कंपनी पर केस कर सकते हैं धारा 58 के अंतर्गत, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा है। इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जो धारा 59 थी वो किससे संबंधित है? धारा 59 में कहा गया है कि सरकार ने अभियोजन के लिए जो मंजूरी दी है, अगर कोई उनको मानने से मना करता है तो उसे धारा 59 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। और जो अंतिम महत्वपूर्ण धारा है वो क्या है? धारा 60। अब धारा जो 60 है सेक्शन 60, इसमें क्या कहा गया है? ये संबंधित है न्यायालयों के अपराध से। यदि कोई न्यायालय इस आपदा के समय यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करता है, कोई उसके राइट को छीनता है, उसकी आज़ादी को छीनता है, या कोई ऐसा फैसला लेता है जो लोगों के हित के खिलाफ है, तो उस न्यायालय पर, उस कोर्ट पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत केस चलाया जाएगा या फिर सुनवाई होगी। ये थी आपदा प्रबंधन अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मेरे आज के इस लेक्चर का मेन मकसद आप लोगों को जागरूक और सजग करना था, ताकि आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। और यदि आपका या आपके किसी प्रियजन का या पड़ोस में किसी और व्यक्ति का आस पड़ोस में आपदा के समय, कोरोना वायरस के समय कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपके जो फायदे हैं उनसे आपको अवगत नहीं करा रहा, तो आप उस पर उचित धारा के अंतर्गत कार्रवाई करवा सके या अपनी याचिका दर्ज करवा सके। तो मेरे आज के लेक्चर का यही मुख्य मकसद था। तो धन्यवाद, जय हिंद। बने रहे हमारे चैनल श्री साई एजुकेशन पर।